डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो ईरान में एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन लगता है वो अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। आइए समझते हैं कि कैसे अमेरिका इस जंग को जीतने की अपनी काबिलियत को आंकने में पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। आज चौथा दिन है और पूरा मिडिल ईस्ट जैसे आग की लपटों में है। अमेरिका और इजराइल लगातार तेहरान पर बम बरसा रहे हैं और इस जंग के बीच आम लोग पिस रहे हैं। इसके जवाब में ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है, जिससे तनाव अपने चरम पर है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या ये एक सोचा समझा दांव था जो अब उल्टा पड़ गया है? तो चलिए एक एक करके इसकी तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये युद्ध आखिर शुरू ही क्यों हुआ, ये अमेरिका के लिए एक दलदल क्यों बनता जा रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, इसका अंत क्या हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी उलझन की बात करते हैं। वो ये कि खुद अमेरिका में ही इस बात को लेकर भारी कन्फ्यूजन है कि ये जंग लड़ी क्यों जा रही है। वजह सच पूछिए तो लगभग हर रोज बदल रही हैं। देखिए कि कहानी कैसे बदली है। पहले दिन कहा गया कि लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। फिर अगले ही दिन बात शासन बदलने पर आ गई। उसके बाद मकसद बताया गया ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना। और अब चौथी और नई कहानी ये है कि वो तो बस एक इजरायली हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये कन्फ्यूजन इतना ज्यादा है कि ट्रंप के अपने कट्टर समर्थक भी अब नाराज हो रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी समर्थकों में से एक मार्जरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये वो नहीं है जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था। उन्होंने तो ट्रंप प्रशासन को झूठों का झुंड तक कह दिया है। और ये गुस्सा सिर्फ नेताओं में नहीं बल्कि जनता में भी साफ दिख रहा है। CNN और रॉयटर्स के पोल्स दिखा रहे हैं कि लगभग 60% अमेरिकी इस हमले के खिलाफ हैं। इस सैन्य कार्रवाई को सिर्फ 30% लोगों का समर्थन हासिल है। अगर ये जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति संकट बन सकती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अमेरिका को खुद ही नहीं पता कि वो क्यों लड़ रहा है, तो क्या उसे इस जंग में किसी ने धकेला है? कई विश्लेषकों का मानना है कि हाँ, ऐसा ही हुआ है। एक थ्योरी जो काफी जोर पकड़ रही है वो ये है कि अमेरिका असल में ये जंग इजराइल के लिए लड़ रहा है। इस थ्योरी को मानने वाले प्रशासन के उस बयान की ओर इशारा करते हैं जिसमें उन्होंने खुद माना था कि उन्होंने एक प्लान्ड इजरायली हमले को रोकने के लिए पहले एक्शन लिया। इतना ही नहीं, कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि सऊदी तेल सुविधाओं पर हुए हमले के पीछे भी इजराइल का ही हाथ हो सकता है, ताकि पूरे इलाके को एक बड़े संघर्ष में झोंका जा सके। खैर, वजह जो भी हो, अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। युद्ध शुरू करना एक बात है, पर उसे लड़ना बिल्कुल दूसरी। और ऐसा लग रहा है कि महीनों की तैयारी के बाद भी अमेरिका को इस लड़ाई में पसीने छूट रहे हैं। जरा इस जंग की कीमत का अंदाजा लगाइए। लड़ाई शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल शिप्स को तैनात करने में अमेरिका ने करीब $1.5 अरब फूंक दिए थे। ये जंग अब एक वॉर ऑफ अट्रिशन बन चुकी है। मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां जीत इस बात से तय होती है कि कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। और यहीं पर दोनों के हथियारों में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका अपनी महंगी और लिमिटेड इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर है, जिन्हें दुनिया भर से यहां लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कम लागत वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा जमा कर रखा है, जिससे वो महीनों तक हमले जारी रख सकते हैं। और जो अनुमान आ रहे हैं वो अमेरिकी सहयोगियों के लिए काफी डरावने हैं। माना जा रहा है कि कतर के इंटरसेप्टर सिर्फ 4 दिनों में खत्म हो जाएंगे और यूएई के 1 हफ्ते में। और ईरान वो दावा कर रहा है कि उनके पास 3 महीने से ज्यादा का स्टॉक है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसकी आग पूरी दुनिया में फैल रही है, खासकर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के मामले में। इस पूरे आर्थिक संकट के केंद्र में है होर्मुज जलडमरू मध्य। इसे आप दुनिया की तेल की लाइफलाइन समझ लीजिए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस रास्ते को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल तेल का फ्लो रुक गया है। कतर जैसे बड़े गैस निर्यातक ने अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं और यूरोप में गैस की कीमतें पहले ही 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसका नतीजा, तेल की कीमतों में आग लग गई है। युद्ध से पहले जो तेल $80 प्रति बैरल था, विश्लेषकों का अनुमान है कि वो $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में जबरदस्त आर्थिक तंगी। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी
और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, अगर अमेरिका इस जंग को आसानी से जीत नहीं सकता और बातचीत का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो फिर आगे होगा क्या? असल में समस्या ईरान के मिलिट्री स्ट्रक्चर में ही छिपी है। उन्होंने एक विकेंद्रीकृत कमांड सिस्टम अपना रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी सेना का कोई एक सेंट्रल बॉस या जनरल नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे आज़ाद ग्रुप्स का एक नेटवर्क है, जहां हर यूनिट अपने फैसले खुद ले रही है। तो सवाल यही उठता है कि अगर अमेरिका को युद्ध विराम करना भी है, तो वो आखिर बात करेगा किससे? ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करके अमेरिका ने अनजाने में एक पावर वैक्यूम बना दिया है। ईरान के विदेश मंत्री खुद मान रहे हैं कि मिलिट्री यूनिट्स अब किसी के कंट्रोल में नहीं हैं और अपने दम पर काम कर रही हैं। मतलब बात करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी बची ही नहीं है। इसलिए अमेरिका के पास अब सिर्फ दो ही, और दोनों ही बेहद खराब विकल्प बचे हैं। पहला, एक लंबा, खूनी और महंगा हवाई अभियान चलाकर ईरान के एक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया जाए, या दूसरा, किसी तरह ईरान में एक नई लीडरशिप बनाने की कोशिश की जाए जिससे बातचीत हो सके, जिसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि एक छोटा और साफ सुथरा ऑपरेशन होगा, लेकिन अब ये एक ऐसा खूनी दलदल बन गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। युद्ध का दरवाज़ा खोलना तो आसान है, पर जब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो तो उसे बंद कैसे किया जाता है? और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है।